अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने लास्ट लेक्चर को पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक वो ऑपरेटर्स जो बेसिकली हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं और हमारे पास वो ऑपरेटर्स C++ लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक बिल्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करते हैं। रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंटल, स्पेशल ऑपरेटर्स, ये सब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको यूज़ करते हैं और इनका एक ख़ास इस्तेमाल है। ओके, फर्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और इस कैटेगरी में हमारे पास मोस्टली 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। और इसको आपने मोस्टली कहीं पे यूज़ भी किया होगा, जैसे प्रीवियस लैब में आपने सम ऑफ इंटीजर्स फाइंड किया है, डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। ये मोस्ट कॉमन वही ऑपरेटर्स हैं जो कि हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज में भी और बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और इनको हम किसी भी डाटा टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। डाटा टाइप की इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटीजर के साथ, डबल, फ्लोट, किसी भी हम डेटा टाइप के साथ इन चारों ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन 4 ऑपरेटर्स के अलावा हमारे पास 5th ऑपरेटर भी है जिसे हम मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास साइन अवेलेबल है वो ये साइन है, ये परसेंटेज साइन ही है, इसको हम सी लैंग्वेज में रिमाइंडर ऑपरेटर ही बोलेंगे। और ये हमेशा ही इंटीजर वैल्यू पे अप्लाई होगा, इसके लिए हम डबल वैल्यूज पे या फ्लोट वैल्यूज पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओनली एप्लीकेबल और इंटीजर वैल्यूज। अब देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव some integer variables, for example number 1, number 2, another variable sum, result, and n1 is equal to 10 and variable n2 is equal to 2. Then sum is equal to number 1 plus number 2 and result is equal to number 1 modulus number 2. तो अब ये बेसिकली सिंपल ऑपरेटर है हमारे पास। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में भी जो यूज़ होता है, ये क्या करेगा, नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करके रिजल्ट हमारा सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और देन अगर हम सी आउट से इसको प्रिंट करें सम को, तो हमारे पास रिजल्ट 12 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन ये ऑपरेटर क्या है, ये बेसिकली हमें रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा, लाइक 10 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू बेसिकली इस केस में 0 है, तो इस केस में जो 0 है वो इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा, तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको इसका क्लियर हो गया कि कंसेप्ट का रिमाइंडर किस तरह से रिटर्न होगा। और यही रीज़न है कि हम ये इसको डबल या फ्लोट पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, नाउ हम देखते हैं कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ किया जाएगा। और एक प्रोग्राम अगर आपको गिवन हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन या राइटअप में किस तरह से कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, राइटअप प्रोग्राम दैट रीड्स 3 इंटीजर्स। स्पेसिफाई कर दिया है कि वो इंटीजर्स ही होंगे एंड प्रिंट देयर सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें और समझें कि इनपुट क्या करना है, वैल्यूज क्या होनी चाहिए और रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले करना है। देन लॉजिक, ये सारी की सारी आप पे डिपेंड करती है कि डील किस तरह से करना है। लेकिन स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ने के बाद अपने माइंड में 3-4 वैल्यूज आपने क्लियर करनी है कि
इनपुट वैल्यूज क्या होंगी, देन जो बेसिकली आपका डाटा होल्ड करेंगी, जिन पे आपने प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। फिर कौन कौन से वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको डिक्लेयर करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और रिजल्ट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल ये चंक ऑफ कोड यहाँ पे डिस्प्ले है, ये एक तरीका है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का कि आपने पहले इनपुट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर फॉर एग्जांपल x y z एंड दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इंटीजर सम एंड प्रोडक्ट। उसके बाद हम काउट स्टेटमेंट डिस्प्ले करा रहे हैं इंटरेक्टिव वे में, यूज़र को डिस्प्ले हो जाए कि अभी फर्स्ट नंबर एंटर करना है, और वो हम सी इनसे इनपुट ले रहे हैं और वो वैल्यू हमारे पास एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देन हम सेकंड नंबर को इनपुट कराने हैं वाई में और वो वैल्यू हमारे पास वाई वेरिएबल इंटीजर टाइप में स्टोर होगी। एंड देन थर्ड में और यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ये सारी कंप्यूटेशन सॉल्व हो रही है लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन से और वैल्यू हमारे पास सम में आ जाएगी। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट के केस में भी। अब इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो एक ही टाइप के हैं, तो इसमें कोई प्रेसिडेंस नहीं इन्वॉल्व हो रही, क्योंकि एक एक्सप्रेशन में सेम टाइप ऑफ ऑपरेटर है, तो पहले x प्लस वाई होगा देन y प्लस जी होगा। x प्लस वाई का जो रिजल्ट कंप्यूट होगा देन उसमें z की वैल्यू प्लस होगी। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हों देन उस केस में उनकी प्रेसिडेंस या ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग चेंज हो सकता है। वो भी उसकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉडुलस है, तो इन तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो हमेशा प्लस और माइनस से हायर होती है। तो डेट्स मीन अगर ये ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो ये पहले सॉल्व होंगे। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। देन सेम प्रोग्राम को एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, इनपुट वेरिएबल्स, ये सम के लिए रिजल्टेंट हमारे पास सम का वेरिएबल भी हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने अगर हमें पता है कि 3 या 5 वैल्यूज़ को हमने इनपुट कराना है तो हम हर एक को अलग से सी आउट स्टेटमेंट या सी इन स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। हम एक ही सी इन स्टेटमेंट या सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ करके मल्टीपल वेरिएबल्स इनपुट ले सकते हैं। तो प्रेफरेबली ये स्टेटमेंट को आप भी यूज़ करें और ये बेस्ट वे है कि इससे हमारे पास जो कोड है वो मॉडिफाइड और एफिशिएंट वे में नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल जब हम इनपुट करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारे पास लिखा आएगा कि इंटर 3 नंबर्स और फिर हमने तीनों नंबर्स को एक साथ ही इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7 और एक स्पेस हमें देनी पड़ेगी जस्ट, और सेम फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमने सम किया और सम को डिस्प्ले करा रहे हैं। इस केस में हमने एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं किया। फॉर न्यू लाइन हमने एंड लाइन कीवर्ड को यूज़ किया है और ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद हमारी जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ सेम ये भी हम इसको कंसिडर करते हैं कि इसमें हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स ही यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को रीड करें। अब प्रोग्राम दैट रीड द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल एंड प्रिंट्स एरिया यूजिंग फ्लोट वैल्यूज़। इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो टाइप है वो फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ ही होनी चाहिए। दैट्स मीन इंटीजर्स को नहीं यूज़ करना और डबल को भी यूज़ नहीं किया। स्पेसिफाई कर दिया गया है तो दैट्स मीन आपने फ्लोट को यूज़ करना है। स्पेसिफाई करें कि आपके पास इनपुट वैल्यूज़ क्या हैं और फिर आपने उन वैल्यूज़ पे किस तरह की प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कोई फार्मूला अप्लाई करना है या कोई और लॉजिक लगानी है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करें। मीन कि क्या प्रोसेसिंग करनी है आपने इन इनपुट वैल्यूज़ पे। देन प्रोसेसिंग या लॉजिक के बाद आउटपुट को डिस्प्ले किस तरह से कराना है। आउटपुट डिस्प्ले कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सिंपल दो ही इनपुट वैल्यूज़ हैं, बेस एंड हाइट। एंड ट्रायंगल के लिए हमें मैथ्स में बेसिक फार्मूला भी पता है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। उसी को यूज़ करके प्रोसेसिंग करेंगे देन रिजल्ट को डिस्प्ले कराएंगे।
ओके, 3 वेरिएबल्स को हमने एज अ फ्लोट ले लिया है, बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये हमारे पास जो वेरिएबल है, इसको देख के हम इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये अगर सिंपल एरिया लिखा हो तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एरिया है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल से शॉर्ट नोटेशन से हम जज कर पा रहे हैं कि शुड बी एन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, आई थिंक सो दिस वन इज एक्स्ट्रा वन, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। नाउ इनपुट लेने के लिए हमने सी आउट से स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराया, इंटर बेस एंड हाइट, और एक ही सीन स्टेटमेंट को यूज करके हम बेस एंड हाइट इनपुट करा रहे हैं। देन ये हमारा प्रोसेसिंग या कैलकुलेटिंग स्टेप है। बेस, हाइट, ब्रेसेस, ब्रेसेस दैट्स मीन पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होंगी, यानी कि हमारा बेस एंड हाइट मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइडेड बाय 2, और देन हम सी आउट स्टेटमेंट से अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्रिंट करा रहे हैं। सिंपल। ओके, ये हमारे पास बेसिक एक प्रोग्राम है, इसको रीड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स और रीड 3 नंबर्स एज एन इनपुट। अब इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं की गई कि वो नंबर्स किस कैटेगरी के हैं। अगर डिफाइन नहीं की गई तो आपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद खुद से डिसाइड करना है कि मोस्ट सूटेबल डेटा टाइप कौन सी हो सकती है। 3 नंबर्स को इनपुट करना है, देन कैलकुलेट करना हमने सम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस केस में मोस्ट सूटेबल है कि आप डबल या फ्लोट वैल्यूज को यूज करें, और एज एन इनपुट आप अपनी मर्जी से इंटीजर को भी इनपुट करा सकते हैं, सिंपल 5 भी लिख सकते हैं और 5.2 भी, उन सब पे प्लस माइनस को अप्लाई कर सकते हैं। कि इस प्रोग्राम को हम ऑलमोस्ट पहले एक डिफरेंट वे में सॉल्व कर चुके हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस, ये दो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे, लेकिन एक डिफरेंट टेक्निक के साथ, जिसमें हमने सिंबल एंड कांस्टेंट को यूज किया था। सिंबल से हमने रेडियस को स्पेसिफाई किया था एंड कांस्टेंट से हमने पाई की वैल्यू को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर किया था। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा हम वही लॉजिक या वही उसी रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम अपना प्रोग्राम बिल्ड करें। हम एक और वे में भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा इजी भी है। सबसे पहले क्या है कि इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि एरिया या रेडियस किस तरह से आपने फ्लोट लेना है या इंटीजर। तो मोस्ट एलिमेंट जो टाइप है वो फ्लोट है, तो हम फ्लोट या डबल ले सकते हैं, दोनों ही सूटेबल है। फ्लोट हमने डिफाइन किया फॉर रेडियस एंड एरिया, और इस केस में जो हम रेडियस है वो यूजर से इनपुट करा रहे हैं। लास्ट केस में हमने रेडियस को एज अ सिंबल डिक्लेयर किया था यूजिंग हैश डिफाइन, लेकिन इस केस में हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं कि रेडियस क्या है। देन 3 पाई की वैल्यू को भी हमने कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं किया, एज अ कांस्टेंट एज अ लिटरल यूज हो रही है ये भी, और सिंपल कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म होगी, लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन, एंड देन वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है एरिया में एंड उसको हम प्रिंट करा रहे हैं सिंपल, और रिजल्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। अब तो हमने यहाँ पे टाइप यूज़ की थी फ्लोट, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने हमेशा एज एन फ्लोट वैल्यू ही इनपुट करानी है। 54 भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन एरिया का जो रिजल्ट है वो हमेशा फ्लोट में ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में भी हमारे पॉइंट वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे एरिया को इंटीजर कर देते देन हमारे पास ये जो वैल्यू प्रिंट होनी थी वो 9156 होती, 0.24 एमिट हो जानी थी। तो इसके लिए हमें मोस्ट सूटेबल टाइप को देखना पड़ता है कि कैलकुलेशन किस तरह से है और रियल वर्ड की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है। ओके, इस एग्जांपल में ऑलमोस्ट जो हमारे पास बेसिक 5 ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो यूज़ हो रहे हैं, और इनको कंसेप्ट भी हम देख लेते हैं। ओके, प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं ऑलमोस्ट, जो हमें डिफ़ाइन करनी है, इंपोर्ट करनी है। उसके बाद वेरिएबल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो हमने डिफ़ाइन कर लिए। 2 ही वेरिएबल्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। देन सी आउट से हम डिस्प्ले करा रहे हैं यूज़र को इंटरेक्टिव मोड में, ताकि वो देख सके कि उसे क्या एंटर करना है।
UI पे जो उसको विजिबल होगा। एंटर टू नंबर्स, देन सपोज यूजर ने एंटर किया 3 and 5, तो जो हमारे पास 3 है वो नंबर 1 में स्टोर हो जाएगा वैल्यू, एंड जो नंबर 2 है उसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। और ये हमने वैल्यूज 2 इनपुट कराई हैं यूजिंग सिंगल सी इन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम सी आउट से अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा रहे हैं, और देन प्रोसेसिंग कैलकुलेशन भी इसी स्टेप में हो रही है। अब जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है सी आउट नंबर 1, यहाँ पे प्रिंट होगा 3, देन प्रिंट होगा प्लस, और ये हमारे पास ऑपरेटर है लेकिन ये डबल कोट्स में है, डेट्स मीन कि ये एज इट इज़ ही हमारे पास प्रिंट होगा। देन नंबर 2 प्रिंट होगा, और नंबर 2 प्रिंट होगा बेसिकली यहाँ पे 5। देन ये है हमारे पास इक्वल का साइन, और ये भी एज इट इज़ डिस्प्ले होगा क्योंकि ये भी हमारे पास कोटेशन मार्क्स में है। ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होगा जो बेसिकली क्या है 3 + 5, और ये हमारे पास यहाँ पे 8 डिस्प्ले होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन सिमिलरली ये हमारे पास जो माइनस साइन है ये कोटेशंस में है, तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा माइनस, यानी कि नंबर 1 जो भी वैल्यू है 3 - 5 - 2 रिजल्ट डिस्प्ले होगा। सिमिलर मल्टीप्लाई के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं स्टैरिक, तो यहाँ पे हमने स्टैरिक को यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में भी हमारा जो डिवाइड के बाद जो वैल्यू आएगी इंटीजर है, तो इंटीजर ही रिटर्न होगा। और ये मॉडुलस है, और मॉडुलस हमेशा ही इंटीजर डेटा टाइप पे परफॉर्म होता है, इसीलिए ये आपका एक्सप्रेशन वैलिड है और ये वैल्यूएट होगा। लाइक ये आपको एक प्रोग्राम की आउटपुट नज़र आ रही है कि इसी प्रोग्राम की आउटपुट है फॉर एग्जांपल इंटीजर 2 नंबर्स, यूज़र ने इनपुट किया 4 and 5 विद अ स्पेस, देन 4 + 5 = 9, एंड मॉडुलस आप देख सकते हैं 4 divided by 5 = 4। Okay, same program can be done with data type double, लेकिन जब आप डबल यूज़ करेंगे तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी। रीज़न वही है कि ये हमेशा आपकी इंटीजर डेटा टाइप पे ही वर्क करेगी, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ओके, इस प्रोग्राम को देख के हम बेसिकली देखते हैं कि प्री जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है। प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिंपल कंसेप्ट सेम है, ऑपरेटर डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो लाइब्रेरीज फाइल इंपोर्ट कर लें। उसके बाद दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक x में हमने वैल्यू स्टोर कराई है 10 स्टैटिकली, और a वेरिएबल जिसको सिंपल हमने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। नाउ ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है जो बेसिकली जिसमें यूज हो रहा है प्री इंक्रीमेंट। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये बेसिकली प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट है वो वैल्यू ऐड करेगा 1, लेकिन पहले ही जो हमारी वैल्यू है वो अपडेट हो रही है। x की वैल्यू है 10, डेट्स मीन +1 होगा x में, और x की वैल्यू हो जाएगी आप इस केस में 11, और वो वैल्यू बेसिकली जो अपडेट हुई है वो हम स्टोर भी करा रहे हैं, असाइन कर रहे हैं बेसिकली वेरिएबल a में। अब इस स्टेटमेंट में बेसिकली दो काम हुए हैं, एक तो ये कि x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है +1, एंड देन यूजिंग दिस असाइनमेंट सिंबल हम वही वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल a में। अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं सी आउट स्टेटमेंट से, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में 11 प्रिंट होना चाहिए, a = 11, एंड अगेन हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट स्टेटमेंट से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी हमारी अपडेट हो चुकी है और वो भी 11 इस केस में प्रिंट होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ऑफ कोर्स हमने यहाँ जो प्लस प्लस है, ये जो हमने प्लस प्लस यूज़ किया है ये x के साथ यूज़ किया है, तो डेट्स मीन x की वैल्यू में प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो x हमारा 11 हो जाएगा,
देन यूजिंग दिस इक्वल साइन ऑपरेटर यही वैल्यू हम ए में स्टोर करा रहे थे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे इनिशलाइज हो रही है और स्टोर हो रही है और देन उसको हम प्रिंट करा लेंगे। दोनों केस में हमारे पास ए एंड एक्स की जो आउटपुट आएगी वो 11 होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ये आउटपुट डिस्प्ले भी हो रही है कि हमारे पास ए की वैल्यू भी 11 है एंड एक्स की वैल्यू भी 11 है। देन ये एग्जांपल है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट की। ऑलमोस्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक्स प्लस प्लस। इसमें क्या होगा कि अब आपने इस चीज़ को गौर से समझना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे वर्क कर रहा है। एक्स की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 10 और ए की डाटा टाइप है इंटीजर और इसमें अभी तक कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे एक्स प्लस प्लस एक्स की वैल्यू अपडेट होगी लेकिन बाद में होगी जब हम एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में अभी हम देखेंगे कि करंट वैल्यू क्या है एक्स की, वो स्टोर हो जाएगी ई वेरिएबल में जो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम असाइन कर रहे हैं। मीन इस केस में एक्स की वैल्यू 10 है, तो अभी एक्स की वैल्यू जब हमारा कंट्रोल फ्लो करेगा और हम इस स्टेटमेंट में है तो एक्स की वैल्यू 10 है और वही हमने असाइन कर दी 10 को। देन प्लस प्लस ऑपरेटर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी लेकिन बाद में होगी जब हम एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने प्रिंट कराया सी आउट से ए की वैल्यू तो वो प्रिंट होगा 10 एंड अब जब हम एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट अब एक्स हो रहा है तो डेट्स मीन एक्स की वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए जो कि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट की थी और वो अब जब हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो वो 10 नहीं 11 प्रिंट होना चाहिए। ओके, ये फिर हमारे पास इसके आउटपुट है, ए हमारे पास 10 ही है एंड एक्स हमारे पास 11 है। आपने मेक श्योर करना है इसमें कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वैल्यू हमारी माइनस होगी। फॉर एग्जांपल अगर यही स्टेटमेंट लें और सिंपल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाए एक एक्स माइनस माइनस, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या होगा। हमारे पास वैल्यू है 10 एक्स में, ये वैल्यू साइन होगी ए को, तो उस केस में हमारे पास जो ए प्रिंट होगा, जो ए की वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 प्रिंट होगी एंड देन ये माइनस माइनस है बेसिकली 10 माइनस माइनस मीन 1 डिक्रीमेंट होगा। देन एक्स की वैल्यू 9 होगी लेकिन 9 तब होगी जब हम एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे। कंट्रोल हमारा इस स्टेटमेंट में आएगा, ए स्टेटमेंट में, तो हमारा 10 प्रिंट होगा एंड देन जब हम एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 एग्जीक्यूट होना चाहिए, 9 प्रिंट होना चाहिए। ओके, थर्ड हमारे पास कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो मोस्टली हम वैल्यूज को कंपेयर या रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। और इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स होगा, या तो ट्रू फॉल्स या 0 1 की केस में हमें रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखा था, उस केस में हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग आ रही थी अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमने कहा भी था कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रू हो ये वैल्यू तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हम ऑलमोस्ट रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो वो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और उनके लिए कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन, और इसके लिए हमने ये सिंबल यूज़ करना है और यही मोस्टली सिंबल हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज़ करते हैं मैथ्स में, हम इसको इस तरह से जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम राइट अप करते हुए। देन लेस देन,
less than equal to and not equal to. फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं if marks is a variable, if marks is equal to 50, तो सी आउट से प्रिंट करा दें कि पास एंड देन जस्ट क्लोजिंग ब्रेक्स। तो क्या है कि अगर मार्क्स जो यूज़र ने इनपुट किया है अगर वो वैल्यू 50 के इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू जो यूज़र ने एंटर किया, सपोज 49 यूज़र ने एंटर किया, वो वैल्यू हमारे पास कंपेयर होगी यूजिंग दिस ऑपरेटर सिंबल। तो अभी इस केस में देखा जाए तो 49 इक्वल नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो भी हमने इस कर्ली ब्रेसेस में लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनको किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ओके, ये हमारे पास लास्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, लॉजिकल ऑपरेटर्स बट नॉट द लीस्ट वन। इस कैटेगरी में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, एंड, लॉजिकल एंड, और एंड नॉट। ये सिमिलर वैसे ही काम करते हैं जिस तरह से हमने फिजिक्स में एफएससी में एंड और गेट्स पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एन इनपुट ए, इनपुट बी, देन हम ए एंड बी और ए और बी एवेलुएट करते थे, बी डिपेंड अपॉन द इनपुट वैल्यूज। अगर दोनों इनपुट सेम है तो और के केस में हमारे पास रिजल्ट 0। एनी वन ऑफ द इनपुट इज if any one of the input is equal to 1 then आउटपुट हमारे पास और के केस में 1 थी और एंड के केस में दोनों इनपुट्स का हाई होना नेसेसरी था। ओके, तो इसी तरह से हमारे ये ऑपरेटर्स भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इफ कंडीशन में हम एंड को यूज कर रहे हैं तो दैट्स मीन जो एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे वो दोनों अगर ट्रू होंगे तो इन दोनों का रिजल्ट कलेक्टिवली ट्रू होगा। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट देन हम जो इस ब्रेसिस में लिखेंगे यूजिंग आउट स्टेटमेंट या कोई भी लॉजिक फंक्शनैलिटी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, देन वो फंक्शनैलिटी एवेलुएट होगी, परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर इसमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हमारा ये एक्सप्रेशन कलेक्टिवली फॉल्स हो जाएगा और फिर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मार्क्स की। अगर इंटीजर m एक वेरिएबल है जो हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60, देन हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं सी आउट से प्रिंट रिस्पेक्टिव जो भी ग्रेड बनता है। ओके, देन फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया 55, तो उस केस में हमारा ये एक्सप्रेशन भी एवेलुएट होगा कि चेक होगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 है। ओके, देन ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। देन मार्क्स चेक होंगे कि लेस देन 60 है। ओके, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। देन कलेक्टिवली ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, देन ये वाला स्पेसिफिक ग्रेड प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर यूजर यहाँ पे एंटर करते हैं 45, देन उस केस में ये वाली स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी कि कलेक्टिवली हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन भी मीट नहीं हो रही। ओके, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन में, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में।